गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आपको जैसे याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशियो पढ़ाया था, है ना। और उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, लेकिन उम्मीद ज़्यादा नहीं है आप लोगों से, क्योंकि मुझे मालूम है कि घर पे जाके आप लोग किताब रख देते हो, हैं, फिर आते हो दूसरे दिन मुस्कुराते हुए, फिर अगले दिन फिर वैसे ही आ जाते हो। तो इसलिए मैंने वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ कि शायद कभी आपका दिल कहे कि हमको दोबारा रिवाइज करना है तो वीडियो लेक्चर देख लें। चलिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, XRD टेक्निक एंड ब्रैग इक्वेशन। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो आप लोग को बेचैनी भी होगी कि सर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वही पढ़ना मुश्किल है, एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हैं। तो ये बेसिकली नीट एग्ज़ाम में यानी मेडिकल एंट्रेंस में और आईआईटी वगैरह में आता है इस पे क्वेश्चन। और जब क्वेश्चन आता है तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि कहाँ से क्वेश्चन आया। तो इसलिए ये जो है 99% चांस है नहीं आता है, 1% चांस हम लेके चलते हैं कि अगर आ जाता है तो इसके बारे में थोड़ा सा भी जानकारी होगी, थोड़ा सा सीधा सा सवाल पूछ देगा तो आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। XRD टेक्निक क्या होता है बच्चों? अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हम लोग किसी भी कंपाउंड का या किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हम पता कैसे करते हैं ये हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है जी। और हमने अभी तक जो स्ट्रक्चर पता किया है कंपाउंड का, जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCl का स्ट्रक्चर पता किया, हमें पता चल गया कि NaCl में CCP अरेंजमेंट होता है। हमें पता चल गया कि उसके यूनिट सेल में Cl- 8 कॉर्नर पे है और 6 फेस पर है Cl-। और Na+ कहाँ है? सेंटर ऑफ द यूनिट सेल पे है और सारे किनारे के ऑक्टाहेड्रल वाइड में है। ये तो हुआ थ्योरेटिकली मतलब हमने याद किया इसको कि ऐसा ऐसा होता है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल तरीका होता है, यानी प्रयोग से भी, जैसे कोई नया कंपाउंड बना है, जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं, नया कंपाउंड बना रहे हैं, नया सॉलिड बना रहे हैं, तो हम उसका कैसे पता करेंगे? तो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी पता कर सकते हैं, प्रयोग करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसका जो तरीका ये होता है कि उसके लिए एक टेक्निक होता है, इसको कहते हैं XRD टेक्निक, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। क्या होता है बच्चों? एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। ये वही तरीका है जो आप लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी आदमी की हड्डी टूट जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि उससे एक्सरे पास करके पता करते हैं कि भैया हड्डी कहाँ टूटी है ना। तब आप सोचिए कि जैसे मेरे को अगर चेस्ट का एक्सरे कराना हो, फॉर एग्जांपल डॉक्टर हमसे कह दे, तो हम क्या करेंगे? हमें क्या करता है जो एक्सरे करने वाला, कि हमें एक्सरे के मशीन के सामने खड़ा कर देता है और सामने मुझे खड़ा करके और पीछे एक्सरे का प्लेट लगा देता है, आपने अगर देखा होगा। और उसमें एक्सरे का क्या होता है? प्लेट लगा के उसमें एक्सरे का शीट लगा देता है। अब वहाँ मशीन से एक्सरे आ रहा और वो एक्सरे जो है वो मेरे बॉडी से होकर गुजरेगा। और मेरे बॉडी से कहाँ से गुजरेगा? तो हमारे बॉडी में 2 हिस्सा है, एक तो हड्डी वाला हिस्सा और एक गोश्त वाला हिस्सा है, मांस वाला हिस्सा। तो जब एक्सरे गुजरता है तो एक्सरे क्या करता है? हमारे हड्डी को तो क्रॉस नहीं कर सकता, हमारे गोश्त को, हमारे मसल्स को क्रॉस करके बाहर निकलता है। तो आप देखेंगे जहाँ पर हड्डी होती है वहाँ प्लेट पर एक्सरे का जो शीट होता है वो वाइट होता है। यानी वहाँ पर वाइट होने का मतलब क्या है कि एक्सरे जो यहाँ से निकला है मशीन से वो हड्डी को क्रॉस नहीं कर पाया, इसलिए वो प्लेट पे जाके नहीं टकराया, तो वो एरिया वाइट नज़र आएगा। तो आपको लगेगा वो हड्डी है। हड्डी नहीं है, बेसिकली वो जो एक्सरे निकला है वो हड्डी को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो एक्सरे अगर हड्डी को क्रॉस कर देता तो वो बाहर जाकर प्लेट पे टकरा जाता। तो एक्सरे किससे क्रॉस कर रहा है? गोश्त से, मांस से क्रॉस कर रहा है और वो जाकर के पीछे टकरा रहा है। तो आप देखेंगे हमारे चेस्ट का जो एक्सरे होगा तो आप देखेंगे कि मेरा पूरा जो इतना रिब्स है, जितना रिब केज है वो एक एक करके नज़र आएगा और बाकी जगह जो होगा ब्लैक नज़र आएगा। ब्लैक जगह नज़र आने का मतलब होता है कि वो एक्सरे उस जहाँ पर हमारा गोश्त है उससे क्रॉस कर चुका है और वो एक्सरे प्लेट से टकराया है। तो जहाँ जहाँ एक्सरे प्लेट से एक्सरे टकराएगा वो एरिया ब्लैक हो जाता है, और जहाँ जहाँ एक्सरे प्लेट से एक्सरे नहीं टकराएगा, कहाँ कहाँ नहीं टकराएगा? जहाँ जहाँ हड्डी होगी मेरी, तो हड्डी को एक्सरे क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। अब मान लो कहीं हड्डी अगर ब्रेक डाउन है, कहीं टूट गई है, तो वो क्या होगा? एक्सरे उस टूटे हुए हिस्से से भी क्रॉस कर जाएगा, तो वो लाइन आपको नजर आने लगेगा, यानी व्हाइट एरिया होगा उसे हल्का सा ब्लैक लाइन नजर आएगा। तो डॉक्टर को पता चल जाएगा अच्छा हड्डी यहाँ टूटी है।
यही ना करते हैं, एक्सरे इसी तरह करते हैं। उसी तरह से कोई भी नया कंपाउंड अगर हम बना रहे हैं, कोई नया क्रिस्टल अगर दुनिया में बन रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कंपाउंड बना कि नहीं बना? हम उसका एक टेक्निक से पता कर सकते हैं, इसको एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक कहते हैं। और वो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक बेसिकली एक मशीन होती है, उसको XRD मशीन कहते हैं। कौन सी मशीन कहते हैं बच्चों? XRD मशीन। और XRD मशीन का दाम भी बता देता हूँ, अंदाज़ा लग जाएगा, 1 करोड़ का उसका दाम होता है। ठीक है, जब हम जामिया में पढ़ते थे तो वहाँ भी मशीन थी, लेकिन उसमें डस्ट लगा हुआ होता था, किसी को चलाना ही नहीं आता था। ठीक है, तो कहने का मतलब वो एक्सरे मशीन में जैसे कोई भी हमने नया कंपाउंड बनाया, नया कंपाउंड का सॉलिड बनाया, तो हमको पता करना है कि ये कंपाउंड है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उस मशीन में उसको डाल देते थे तोड़ करके, ब्रेक डाउन करके, छोटा छोटा टुकड़ा बना के, और उस मशीन से एक्सरे निकलती थी। वो एक्सरे पूरे क्रिस्टल पे 0 से लेकर 360 डिग्री एंगल पे उस पर एक्सरे बम्बार्ड करते थे। तो आपको मालूम है, सोच के देखो कि NaCl का अगर क्रिस्टल होगा, तो अगर तुम एक्सरे उससे पास कराओगे, तो आप जानते हैं कि एक्सरे कहाँ से गुजरेगा? उस क्रिस्टल से होकर गुजरेगा। और आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ Na+ होगा, जहाँ जहाँ Cl- होगा, एक्सरे उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, नहीं करा पाएगा, क्योंकि सॉलिड एटम पे वो एक्सरे क्रॉस नहीं करता है। और जहाँ जहाँ गैप होगा, वो गैप कहाँ होता है? याद करो, NaCl स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि पूरा टेट्राहाइड्रोलाइड खाली है और ऑक्टाहाइड्रोलाइड भरा हुआ है। तो जहाँ जहाँ ऑक्टाहाइड्रोलाइड होगा वो जगह खाली मिलेगी। और आप ये भी जानते हैं कि हर कंपाउंड के एटम का साइज अलग अलग होता है। तो एक्सरे जो उससे टकराएगा उस क्रिस्टल से, तो वो एक खास पैटर्न से डिफ्रैक्ट करता है। क्या करता है बच्चों? डिफ्रैक्ट। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, एक खास पैटर्न से डिफ्रैक्शन शो करता है। डिफ्रैक्शन का मतलब कि जब एक्सरे टकराएगा उस क्रिस्टल से, तो वो एक्सरे उस क्रिस्टल से टकरा के बिखर जाएगा। इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? डिफ्रैक्शन पैटर्न। बात को इत्मीनान से समझना, ये सब कुछ पूछा नहीं जाएगा, आपको समझा रहा हूँ सिर्फ बात को समझाने के लिए। ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन जो पैटर्न होगा, वो एक खास तरह का तरीका होगा एक्सरे को बिखेरने का। अब जैसे NaCl से जो एक्सरे तुम पास कराओगे, तो उसमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, जो एक्सरे को बिखेरने का जो तरीका होगा, और अगर कोई मान लो अगर आपने चीनी के क्रिस्टल से एक्सरे पास करा दिया, या आपने जो है ना जिंक सल्फाइड से एक्सरे पास करा दिया, तो सबका डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होगा, जो डिफ्रैक्शन करने का, एक्सरे को फैलाने का तरीका जो होगा, तीनों का अलग अलग होगा। जैसे दुनिया के किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट क्या होता है? हाथ का फिंगरप्रिंट होता है ना जी, वो उसकी पहचान होती है। जैसे मेरे हाथ का फिंगरप्रिंट दुनिया के किसी भी इंसान से मैच नहीं करता। जैसे दुनिया का किसी भी आदमी के आँख का जो रेटिना का जो अरेंजमेंट होगा, वो किसी भी इंसान के रेटिना से मैच नहीं करता। उसी तरह से अल्लाह ताला ने, भगवान ने दुनिया में जितने भी कंपाउंड बनाए हैं, क्रिस्टल बनाए हैं, उसका अरेंजमेंट अलग अलग रखा हुआ है। और उसके अंदर साइज का पार्टिकल अलग अलग होने की वजह से एक्सरे का पैटर्न भी अलग अलग होता है। उसी आधार पे हम लोग कंपाउंड को एनालाइज कर लेते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड बना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, A और B 2 रिएक्टेंट मिलाया, A और B 2 रिएक्टेंट मिलाया और C प्रोडक्ट बन गया। तो अब हमको पता करना कि जो C बना है वो नया बना है कि नहीं, कि कोई और कंपाउंड बन गया है। तो उसका तरीका ये होता है कि हम एक A जो रिएक्टेंट लिया पहले उससे एक्सरे पास करा देंगे, उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न देख लेंगे। फिर B जो दूसरा रिएक्टेंट है उसका एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे, और दोनों ने रिएक्शन किया तो जो नया C बनेगा उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होगा? उन दोनों से अलग होना चाहिए, तभी ना हम कहेंगे नया कंपाउंड बना। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो XRD मेथड है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूँ, ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिससे कोई भी नया कंपाउंड का जो सॉलिड बनेगा उसका स्ट्रक्चर इससे पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये पता करते कैसे हैं बच्चों? तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे पता करते हैं। उसका तरीका ये होता है बच्चों कि हम क्रिस्टल से एक्सरे पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रिस्टल से एक्सरे पास करते हैं। और एक्सरे क्या होता है, उस क्रिस्टल से होकर के जब गुजरता है तो वो क्या करता है, एक खास तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाता है। और वो जो पैटर्न होगा, जो एक्सरे को बिखेरने का जो तरीका होगा उसका, वो दुनिया के किसी भी कंपाउंड से मैच नहीं करेगा। वो उसके लिए अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे हाथ का फिंगरप्रिंट दुनिया के किसी भी इंसान से जो दुनिया में आने वाला है या आ गया है या चला गया, किसी से मैच नहीं करता।
उसी तरह से दुनिया के हर कंपाउंड का एक्सरे का जो पैटर्न होगा डिफ्रैक्शन का, वो किसी से मैच नहीं करेगा। अब आप सवाल मुझसे पूछेंगे कि सर इतनी बात तो समझ में आ गया, एक्सरे से हम एक्सरे निकाल लेते हैं क्रिस्टल का और उसका कंपाउंड पता करते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या जाएगा? तो मैं आपको नंबर 1 सवाल बताता हूं कि जो पूछा जा सकता है। बोलेगा कि अननोन क्रिस्टल है, अननोन सॉलिड कंपाउंड है, हम उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे पता करते हैं? तो आप ये याद रखिएगा कि एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। क्या है ये? प्रयोगिक मेथड है, यानी प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके अननोन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। और याद ये रखिएगा कि दुनिया के हर कंपाउंड का, दुनिया के हर एलिमेंट का, दुनिया के हर सब्सटेंस का एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न होगा वो उस एलिमेंट के लिए या उस कंपाउंड के लिए फिक्स होगा। जैसे नमक का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, उसी तरह लोहे का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, उसी तरह से कॉपर एटम का डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, कॉपर सॉलिड का, उसी तरह दुनिया के कोई भी एलिमेंट या कोई भी सॉलिड का एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होगा और उसी आधार पे वो उसकी पहचान करते हैं। अब आप बोलेंगे सर पूछा क्या जाएगा? तो मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया। आपसे बोलेगा बताओ एक्सपेरिमेंटली हम किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं? पहला इंफ्रारेड टेक्निक से, दूसरा अल्ट्रावायलेट टेक्निक से, चौथा है ना एक्सरे टेक्निक से, तीसरा, चौथा दे देगा नन ऑफ दी, तो एक्सरे से पता कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एक्साडी टेक्निक। ठीक। और अब आप बोलेंगे सर ये फोटो क्या बना रखा? तो मैं आपको बता दूं कि हम जानते हैं क्रिस्टल में क्या होता है, लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपको याद होगा मैंने 2 तरह का अरेंजमेंट पढ़ा, एक ए बी और एक ए बी सी। याद करो, ए बी और ए बी सी। ए बी अरेंजमेंट क्या था याद करो, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब तीसरा लेयर फिर वापस ए हो जाएगा, चौथा लेयर फिर वापस बी हो जाएगा, ए बी होगा। उसी तरह से दूसरा अरेंजमेंट क्या था, CCP, जिसको कहते थे ABC, यानी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर डिफरेंट होता है। चौथा लेयर जब हम देखेंगे तो फिर पहले A के बराबर हो जाएगा, पांचवा लेयर B के बराबर हो जाएगा, छठा लेयर C के बराबर हो जाएगा, फिर सातवां लेयर A के बराबर हो जाएगा, आठवां B के बराबर हो जाएगा, नौवां फिर C के बराबर हो जाएगा। इसको कहते हैं ABC। तो हम क्या करते हैं, किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जब हम पता करते हैं तो उस क्रिस्टल को लेकर के एक्सरे मशीन में डाल देते हैं और एक्सरे से उस एक्सआरडी मशीन में डालते हैं तो वहां से एक्सरे निकलता है। देखो लिखा हुआ बीम 1 बीम 2। बीम का मतलब होता है रेज, जो एक्सरे हम बम्बार्ड कर रहे हैं तो 2 एक्सरे का रेज बम्बार्ड कर रहे हैं किस पे, क्रिस्टल पे। देखो ये लेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ABC, देखो 3 लेयर है, ABC लेयर है ना। और ये क्या है, लेयर के बीच का डिस्टेंस है D, क्या है, D डिस्टेंस बिटवीन द लेयर है। और ये जो एक्सरे पास कर रहे हैं तो उसको थीटा एंगल से एक्सरे बम्बार्ड कर रहे हैं किस पे, क्रिस्टल पे। अब सोच के देखो 0 से लेके 360 डिग्री एंगल पे जब एक्सरे पास कराएंगे किस पे, किसी भी क्रिस्टल पे, तो आप जानते हैं कि क्रिस्टल के अंदर, अलग अलग क्रिस्टल के अंदर एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है। अरे बोलो यार, अलग अलग क्रिस्टल में एटम का अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न भी अलग अलग होगा, यानी एक्सरे के बिखेरने का तरीका भी तो अलग अलग होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस क्रिस्टल पे, ये देखो लेयर है, 1 2 3 लेयर है, उस पे एक्सरे पास कर रहे हैं और एक्सरे पास करके हम स्ट्रक्चर को पता कर रहे हैं। ठीक। और यहां एक्सरे जा रहा है थीटा एंगल से, और थीटा एंगल 0 से लेकर 360 डिग्री इस्तेमाल होता है। जैसे कोई भी नया कंपाउंड बनेगा तो उसका हम लोग उस पे एक्सरे मारेंगे और एक्सरे जो है वो एक खास डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगा और वो डिफ्रैक्शन पैटर्न उस कंपाउंड की पहचान होगी। जैसे नमक का अगर एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न लोगे और चीनी का एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न लोगोगे तो डिफरेंट मिलेगा। समझ में आ रही बात? अब आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया, एक्सरे से पता कर लेते हैं, लेकिन इसमें पूछेगा क्या? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्रैग्स। क्या नाम था मेरे बच्चों? ब्रैग्स। उसने एक इक्वेशन दिया था जिसको हम लोग कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रैग्स इक्वेशन। और वो है फॉर्मूला n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ध्यान से देखो, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ये आपको पूछा जाएगा कि भाई बताओ ब्रैग्स इक्वेशन क्या है। नीट में इस तरह का सवाल आ जाता है, ब्रैग्स इक्वेशन क्या है? तो फॉर्मूला क्या है? n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब आप बोलेंगे सर ये n क्या है, पहले लिखो, नहीं पहले समझ लो। n क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है। n क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है।
अब आप पूछेंगे सर ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से देखो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होता है। देखा, ध्यान से देखना, जब एक्सरे बम्बार्ड करते हैं तो एक्सरे को हम लोग अलग अलग लेवल में पहुंचाते हैं। जैसे आप है ना, हम लोग अपने हड्डी का कभी एक्सरे कराएंगे तो आप देखेंगे एक्सरे भी दो तरह का मशीन होता है। आप डॉक्टर से पूछेंगे तो एक फर्स्ट लेवल की मशीन होती है, एक सेकंड लेवल की मशीन होती है। जैसे अगर मान लो किसी की हड्डी टूट गई, ठीक, तब एक होता है सिंपल सा टूट गया हड्डी, तो है ना नॉर्मल एक्सरे करा के पता कर सकते हैं कहाँ पर टूटा। जैसे हाथ की हड्डी टूट गया तो नॉर्मल एक्सरे मशीन लगा से कर सकते हैं। एक होता है हाई लेवल, हाई मैग्नीफाइंग एक्सरे मशीन होता है, सेकंड लेवल मशीन कहते हैं, जिसको मान लो अगर किसी के अंदर का, खोपड़ी के अंदर का कोई हड्डी टूट गया है या किसी है ना बैकबोन की हड्डी टूट गई है, तो एक्सरे को हम क्या करते हैं, हाई इंटेंसिटी से पास करा के अंदर एक्सरे भेज करके गहराई में जा करके वो एक्सरे खोज के बताता कि कहाँ टूटा हड्डी, तो उसको कहते हैं सेकंड लेवल मशीन। तो इसी तरह से ये एन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है। अगर आपसे कहे कि एक्सरे हम बम्बार्ड किया और उसने फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन शो किया है, कौन सा ऑर्डर, बोलो ना यार, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, तो इसका मतलब N1 ले लेंगे। N क्या ले लेंगे, 1। यानी कि अगर कहेगा फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन शो किया तो N1 लेने का मतलब क्या है कि हमने एक्सरे जो बम्बार्ड किया है वो इस तरह से बम्बार्ड किया है कि ऊपर के फर्स्ट लेयर पे जाके वो टकरा के बाहर आ गया। इसका मतलब फर्स्ट लेयर का अरेंजमेंट पता चल गया। उसी तरह हम कहेंगे कि सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, कौन सा ऑर्डर है, सेकंड, तो N क्या ले लेंगे, 2। ये N1 क्या है, N1 कब ले लेंगे, बोलो यार, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए। किसके लिए ले लेंगे बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए, ध्यान से सुनो। और 2 कब ले लेंगे, सेकंड ऑर्डर, बोलो यार, सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए। N3 कब ले लेंगे, थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए। किसके लिए ले लेंगे बच्चों, थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए। अब आप पूछेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम फर्स्ट ऑर्डर लें या सेकंड ऑर्डर लें या थर्ड ऑर्डर लें, तो वो सवाल में दिया रहेगा, बोलेगा एक्सरे बम्बार्ड किया उसने फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन शो किया है तो N क्या ले लेंगे, 1। अगर कहेगा कि एक्सरे टकराया और सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन शो किया, सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन का मतलब कि एक्सरे जो हमने भेजा है वो सिर्फ ऊपर लेयर तक नहीं भेजा है, हमने इतना इंटेंसिटी से भेजा है कि वो फर्स्ट लेयर को चीरता हुआ सेकंड लेयर तक एक्सरे पहुंच गया है, तो सेकंड लेयर का भी तो अरेंजमेंट पता चल जाएगा ना, बोलो। उसी तरह से हम कहेंगे कि थर्ड लेयर का है ना इसने डिफ्रैक्शन पैटर्न लिया है, तो इसका मतलब हमने एक्सरे इतना इंटेंसिटी से भेजा है कि वो थर्ड लेयर तक पहुंच गया है, तो N क्या ले लेंगे, 3। और N4 नहीं हो सकता, N4 अब पूछोगे नहीं सर क्यों नहीं हो सकता, तो याद करो अरेंजमेंट कितने तरह का था, AB या ABC, तो ABC होगा तो इसका मतलब फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर डिफरेंट होगा। अगर आपने चौथे लेयर तक पहुंचा दिया तो अगर वो ABC होगा तो फिर A लेयर फिर वापस आ जाएगा ना। अगर वो ABC होगा तो अगर फिफ्थ लेयर तक आपने एक्सरे पहुंचा दिया तो फिर B लेयर वापस आ जाएगा ना। फिर अगर आपने ना सिक्स्थ लेयर तक पहुंचा दिया तो फिर थर्ड लेयर फिर वापस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन अगर बोलेगा 1 तो N कितना लेना है बच्चों, 1। अगर बोलेगा सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो N कितना लेना, 2। और थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन बोलेगा तो N कितना लेना, 3। समझ में आ रहा बच्चों। अब बताएं लेम्डा क्या होगा, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे यानी एक्सरे का वेवलेंथ है ये। और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लेयर, क्या है बच्चों, डी डिस्टेंस बिटवीन द, बोलो ना यार, लेयर। और थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस का क्या मतलब होता है, जो एक्सरे हम बम्बार्ड कर रहे हैं थीटा एंगल से उसका वैल्यू दिया रहेगा। जैसे मान लो कि एक्सरे 30 डिग्री एंगल पे आया, कितना डिग्री पे, तो साइन 30 का वैल्यू तो मालूम होगा ना। कहेगा एक्सरे 45 डिग्री एंगल से बम्बार्ड किया तो साइन 45 का मालूम होगा ना एंगल, बोलो वैल्यू। अगर आपसे कहेगा 32 डिग्री पे है ना बम्बार्ड किया तो फिर वो 32 डिग्री का वैल्यू आपको दे देगा सवाल। तो आपसे क्या निकालने को कहेगा, इधर देखो, आपसे क्या निकालने को कहेगा, बोलेगा N दे देगा, लेम्डा दे देगा, एंगल दे देगा, बोलेगा बताओ डिस्टेंस बिटवीन द लेयर, बताओ लेयर के बीच कितना डिस्टेंस है, ये सवाल आता। वैसे ये सवाल न्यूमेरिकल के फॉर्म में नहीं आता, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, कंपटीशन में आ सकता है न्यूमेरिकल के शक्ल में, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। हाँ, अगर आपसे पूछेगा थ्योरेटिकल सवाल फंसाने के लिए पूछेगा तो आपसे बोलेगा ब्रैग इक्वेशन क्या है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n लैम्डा इक्वल टू
2d sin थीटा। और n क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो n कितना लेना पड़ेगा? 1। अगर सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो n कितना लेना पड़ेगा? 2। अगर थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो n कितना लेना पड़ेगा? 3। और फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? समझ में आ गया? जो एक्सरे अगर हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन पे चल रहा है, इसका मतलब एक्सरे हमने भेजा है वो हाई इंटेंसिटी से भेजा है, वो सेकंड लेयर तक पहुंच गया है। समझ में आ रहा है? तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैंने इस टॉपिक पे ब्रैग्स इक्वेशन पे एक सवाल दिया है जो नीट में आया हुआ है बच्चों, और ये सवाल आपने बनाना है। ये सवाल कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन है, सेकंड ऑर्डर कह रहा। तो बच्चों सेकंड ऑर्डर में अभी मैंने आपको समझाया था कि वो सवाल में अगर कहता फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन तो n 1 ले लेते, और आप क्योंकि यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन कर रहा तो n क्या ले लेंगे मेरे लाल? 2 ले लेंगे। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है? जो ये है आपका एक्सरे है, उसका वेवलेंथ लैम्डा कितना दिया हुआ है? 1 एंगस्ट्रम, और साथ में पैरेलल प्लेन में एंगल दे रहा है, एक्सरे का एंगल दे रहा है 60 डिग्री। तो बोलता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन बताओ। तो बच्चों हम जानते हैं ना n लैम्डा इक्वल टू मम्मी कसम 2d साइन थीटा, ये सड़ा हुआ फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे? n 2 ले लेंगे और लैम्डा कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। 2 तो वही रहेगा, d हमने निकालना है, और साइन कितना ले लेंगे? 60 डिग्री। अब मेरे लाल साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। तो इसको रख देंगे, तो मम्मी कसम पहला नहीं डी आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों? क्लियर हो गई बात? तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। ये एक्स्ट्रा है, सुन लो, ये बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आ सकता। यहाँ के टीचर की औकात नहीं है जो पूछेगा। पहले सिलेबस में था, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि एम्स में, नीट में, जेई में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए बता दिया मैंने। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। हेडिंग में डालो स्ट्रक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग को 5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर पढ़ने, ध्यान से सुन लो, 5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आ जाता है, सीधे बोलेगा NaCl का स्ट्रक्चर बताओ, डिस्कस करो, 2 नंबर का सवाल आ जाता है। ठीक है, और अगर आपको इसको रटने की कोशिश कीजिएगा तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको टेक्निक बता दूंगा और वो टेक्निक से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें आइए पहले हम देखते हैं एक एक करके। पहला एग्जाम्पल, केस 1, NaCl का स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना, इसको रटने की कोशिश मत कर लेना। NaCl का स्ट्रक्चर, तो मेरे बच्चों NaCl में क्या होता है? हैविंग CCP अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट होता है? हैविंग CCP अरेंजमेंट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर इस बात को रटने की जरूरत नहीं होती है। आपको मैं बता दूं 5 कंपाउंड आपने पढ़ने हैं, जिसमें से 4 का CCP होता है, सिर्फ 1 का BCC होता है, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 में से 4 CCP होता है, 1 BCC होता है, जो भी हम पढ़ाएंगे। NaCl क्या है? CCP अरेंजमेंट है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं कहता हूँ NaCl CCP है, तो पहले तो आपको याद कर लो कि NaCl CCP होता है, ये याद रखना। आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा? तो बोलेगा NaCl के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको ये बताना होगा NaCl में CCP अरेंजमेंट होता है। ठीक है जी। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि जब मैं कहूं NaCl में CCP है, तो आपको ये सवाल का जवाब देना है कि ये CCP अरेंजमेंट बनाने का काम Na+ का है कि Cl- का है? सोच के बताओ, Na+ CCP बनाएगा या Cl- CCP बनाएगा? Cl-, क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया है एनायन हमेशा क्लोज पैक बनाएगा। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या होगा? Cl- फॉर्म, बोलो CCP अरेंजमेंट। बोलो हाँ या ना? यही ना मतलब होगा। अब एक सवाल का और जवाब दो, अगर NaCl में Cl- ने CCP बनाया है तो यूनिट सेल कौन सा मिलेगा? बोलो यूनिट सेल विल बी FCC। बोलो हाँ या ना? बोलो ना, इससे कौन सा यूनिट सेल बरामद होगा? FCC। बोलो, और अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? ABC कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोलो हाँ या ना? क्योंकि याद करो, मैंने CCP अरेंजमेंट को क्या बोला था? ABC, यानी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एक दूसरे से क्या होगा? डिफरेंट। बोलो हाँ या ना? अब बताओ, इसमें यूनिट सेल FCC है, तो बताओ इसका Z कितना होगा? 4 होगा। बोलो हाँ या ना?
क्योंकि एफसीसी का Z कितना होता है, 4 होता है, बोला था ना। अब बताओ कि जब एफसीसी है ना बना रहा है, कहां से बन रहा है एफसीसी, सीसीपी में से ही तो एफसीसी निकलेगा, और सीसीपी बनाने का काम किसका था बोलो, सीएल माइनस का। तो इसका होता है यूनिट सेल जो एफसीसी निकल के आया तो उसमें से सीएल ही माइनस ना निकल के आया। अब बताओ एफसीसी यूनिट सेल में सीएल माइनस कहां कहां होगा बोलो, 8 कॉर्नर पे होगा और 6 फेस पे सीएल माइनस होगा, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब सीएल माइनस क्या को मिलेगा बोलो, सीएल माइनस 4 को मिलेगा, है ना, बोलो ना यार, 4 सीएल माइनस मिलेगा। अब एक सवाल का जवाब दो, जब सीएल माइनस 4 मिला, Z 4 है तो सीएल माइनस कितना हो गया बच्चों, 4, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी क्या मिलेगा 4, और टेट्राहेड्रल वाइड कितना मिलेगा 8। अब यहां पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। यहां सीएल माइनस कितना मिला 4, तो बताओ 4 सीएल के साथ 4 माइनस भी तो आएगा, बोलो 4 माइनस भी तो आएगा। तो इसका मतलब 4 माइनस 4 जा रहा है यूनिट सेल को। तो अब बताओ यूनिट सेल को न्यूट्रल करने के लिए प्लस चार्ज कितना चाहिए, 4 ही ना प्लस चार्ज चाहिए, और प्लस चार्ज देगा कौन, Na प्लस। अब बताओ Na प्लस आएगा ना यूनिट सेल में, तो आपको याद करो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि Na प्लस कहां जाता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में। अरे बोलो यार, अब बताओ ऑक्टाहेड्रल वाइड बना था कितना 4, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ऑल Na प्लस, ध्यान से देखना, ऑल Na प्लस ऑक्यूपाई क्या करेगा, जल्दी बोलो, कहां पर जाएगा, ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वाइड, कौन सा वाइड, बोलो बोलो, ऑक्टाहेड्रल वाइड, एंड टेट्राहेड्रल वाइड रिमेन वैकेंट। टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा, टेट्राहेड्रल वाइड इज वैकेंट। अब बताओ अगर मैं इसको ऐसे लिखेंगे तब तो आपको बात समझ में आ गई, लेकिन इसका एक और तरीका होता है लिखने का, O1 लिख दो और T0 लिख दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है, O1 का मतलब O क्या है, ऑक्टाहेड्रल वाइड, 1 लिखने का मतलब पूरा भर गया, और T0 का मतलब कुछ नहीं भरा, यानी 8 का 8 टेट्राहेड्रल वाइड खाली है। बात समझ में आ गई। अब आइए चौथी बात जो मैं यहां लिख दे रहा हूं, अब बताओ Na प्लस कहां गया है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में, किसमें गया है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब बताओ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने Cl माइनस के मिलने से बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने Cl माइनस के मिलने से बनेगा, बोलो, अरे 6 मिलने से नहीं बनता है, अरे 3 आइटम ऊपर से 3 आइटम नीचे से ऑक्टाहेड्रल वाइड नहीं बना था, कतई गधे हो यार। तो 6 Cl माइनस इस्तेमाल हो रहा था, तो बताओ Na प्लस अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड में जाएगा तो इसको कितना Cl माइनस सराउंड करेगा, 6। तो इसका मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, बोलो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इज, बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो अब आपसे सवाल क्या पूछेगा, आपसे बोलेगा NaCl का स्ट्रक्चर बताओ, 2 नंबर का सवाल बोलेगा, बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन। तो हमको बोलना पड़ेगा NaCl में CCP अरेंजमेंट होता है, पहली बात Cl माइनस CCP बना रहा होता है, दूसरी बात इसमें FCC यूनिट सेल मिलता है और ये ABC अरेंजमेंट होता है, ठीक। और साथ में आपको बताना Z इसका कितना होता है 4, तो Cl कितना मिलेगा 4, और Na प्लस क्या करेगा, सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड में भर जाएगा, और टेट्राहेड्रल वाइड पूरा सन्नाटा रहेगा। वो टेट्राहेड्रल वाइड में खाली जगह है, प्लॉट खाली है, उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसको खरीदेंगे नहीं बल्कि उस जगह में दूसरे आइटम को डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मटेरियल का अरेंजमेंट जानने का मकसद क्या है, अरेंजमेंट जानने का मकसद ये है कि पता चल गया ना कि NaCl में कहां कहां सन्नाटा है, बोलो, तो वहीं पर आइटम मिला करके वहां पर क्या करेंगे, उस मटेरियल के प्रॉपर्टी में चेंज करवा देंगे। बात समझ में आ गई, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, ठीक है। अब आइए, तो NaCl में क्या हुआ मेरे बच्चों, CCP। अब आप बोलोगे सर CCP कैसे याद करें, तो रोज मम्मी को जाके बोलना, मम्मी नमक है, बोला CCP है, उसमें कौन सा अरेंजमेंट है, CCP। एक बार मम्मी को बोलना, एक बार पापा को बोलना, और एक बार भाई को बोलना, एक बार बहन को बोलना, याद हो जाएगा। वैसे याद करने का बहुत आसान तरीका, 5 में से 4 कंपाउंड CCP है, जिसमें एक ये बता दिया। अब इसमें कंपटीशन में क्या पूछा जाएगा, सुन लो, कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाएगा कि NaCl में CCP होता है कि ये है ना ABC होता है। आपसे पूछेगा कि मेरे लाल बताओ NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो मेरे लाल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और बता दूं मैं, ध्यान से सुन लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर जो बोल रहा है तो इसका मतलब एक Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वाइड में गया है, और आपको याद होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड 6 एनायन की मदद से बना था। अगर मुझे आपको याद ना हो तो मैं याद करवा दूं, सारे फेस वाले आइटम को आपस में जोड़ दिया था तो ऑक्टाहेड्रल वाइड मिला था, बोलो, तो बोलो यार, यही तो किया था ना मैंने। अब हम लोग देखेंगे सेकंड केस, हेडिंग में डालिए जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अब देखो बच्चों,
हम लोग सेकंड केस देखेंगे ZNS स्ट्रक्चर। इसका एक और भी नाम है बच्चों, एस्फेराइट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, जब उनसे कहता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर बताओ तो पहचान जाते हैं, लेकिन कंपटीशन में क्या करता है बच्चों कि जिंक ब्लेंड ना बोल के एस्फेराइट स्ट्रक्चर के बारे में पूछने लगता है। तो याद रखो मेरे लाल, जिंक ब्लेंड को ही एस्फेराइट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और सुन लो अच्छी तरह, पहले लिखो नहीं समझ लो, इसमें भी CCP अरेंजमेंट होता है। कौन सा अरेंजमेंट होता है जल्दी बोलो? CCP। ध्यान से देखना कौन सा अरेंजमेंट होगा? CCP। लिखो नहीं, इधर देखो, इसमें अरेंजमेंट कौन सा है? CCP। अब बताओ CCP बनाने का काम किसका होगा? Zn2+। देखो ZNS में Zn2+ है और S2- है। अब आपको बताना है कि CCP बनाने का काम Zn2+ का है कि S2- का है? बोलो किसका होगा? S2- का होगा। किसका होगा? S2- का। तो लिखो S2- फॉर्म CCP, यानी S2- CCP बनाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छी तरह क्लियर हो गई बात। अब आओ, यहां पर Z कितना होगा? 4। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट सेल क्या निकलेगा? FCC। तो FCC का Z कितना होता है? 4। इसका मतलब सल्फर 2- कितना होगा? 4। अब बताओ इसका जो सल्फर 2- का चार्ज कितना होगा? सोच के बताओ। 8- चार्ज होगा। बोलो, अरे एक सल्फर नहीं है, कितना सल्फर है इसमें? 4 सल्फर है, तो माइनस चार्ज कितना आ गया? 8। अब बताओ 8- चार्ज होगा तो यूनिट सेल के अंदर 8- चार्ज को 8+ चार्ज से ही तो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अरे बोलो यार, अब बताओ कि 8- चार्ज को 8+ चार्ज से न्यूट्रलाइज करने के लिए जिंक कितना लेना पड़ेगा? आप जानते हैं जिंक पे कितना प्लस चार्ज होता है? 2+ चार्ज होता है। तो बताओ हमको जिंक कितना लेना पड़ेगा? 4 ही जिंक लेना पड़ेगा। अब बताओ जिंक किस में जाएगा? ऑक्टाहेड्रल में कि टेट्राहेड्रल में? तब आप पूछोगे सर ये कैसे पहचानेंगे? तो याद रखो Zn2+ का साइज छोटा होता है ना। बोलोगे सर ये कैसे पता चला? तो जिंक पे कितना प्लस चार्ज है? 2 है ना। अब याद रखो जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा साइज उतना छोटा होगा। और ऑक्टाहेड्रल तो बड़ा वाला घर है और टेट्राहेड्रल तो छोटा वाला घर है ना। तो छोटे वाले घर में छोटा वाला आयन जाएगा ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि Zn2+ ऑक्युपाई, बोलो हाँ या ना, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल। अब एक सवाल आप हमसे पूछ सकते हो, पूछो। बोलोगे सर अल्टरनेट क्यों? तो बताओ इसमें टोटल टेट्राहेड्रल कितना बना है? 8। अरे बोलो ना, Z इसका 4 है तो टेट्राहेड्रल 8 ही ना बनेगा। तो अब इसमें अल्टरनेट पे क्यों जाएगा? सोच के देखो, क्योंकि अगर सोचो 8 टेट्राहेड्रल में 8 में अगर जिंक डाल दे तो क्या होगा? सोचो 8 में अगर जिंक डाल दिया तो 16+ चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हर जिंक पे कितना प्लस चार्ज है? 2+ चार्ज है। बोलो ना यार, तो 8 में टेट्राहेड्रल में 8 अगर जिंक डाल दिया तो 16+ चार्ज हो जाएगा। लेकिन हमको प्लस चार्ज चाहिए कितना? 8 ही ना चाहिए। क्यों चाहिए 8? अरे क्या Z कितना है इसका? 4। तो सल्फर तो 4 है ना, तो 8 ही माइनस चार्ज है तो 8 ही प्लस चार्ज जनरेट कराना होगा ना, तभी ना यूनिट सेल न्यूट्रल होगा। तो इसलिए क्या होगा? इसमें सारे टेट्राहेड्रल में नहीं जाएगा वो Zn2+। किस में जाएगा? अल्टरनेट। एक Zn2+ एक वाइड में जाएगा टेट्राहेड्रल वाइड में, दूसरा खाली हो जाएगा, मतलब नहीं भरेगा। फिर तीसरा भरेगा, फिर चौथा खाली रहेगा, फिर 5वां भरेगा, फिर छठा खाली रहेगा। इसको कहते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। इसमें ध्यान रखेंगे अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। और क्यों होता है इसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं Z कितना है इसका? 4। सल्फर कितना होगा? 4। माइनस चार्ज कितना होगा? 8। तो 8+ चार्ज के लिए हम क्या करेंगे? 4 जिंक चाहिए, तो जिंक कहाँ जाएगा? टेट्राहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में क्यों नहीं गया? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का साइज बड़ा है, टेट्राहेड्रल का साइज छोटा है। तो जिंक कहाँ जाएगा? टेट्राहेड्रल में। और सारे टेट्राहेड्रल में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सारे टेट्राहेड्रल में चला गया तो 16+ चार्ज आ जाएगा। हमको 4 ही टेट्राहेड्रल में भरना है, इसलिए अल्टरनेट जाता है। अब बताओ Zn2+ कहाँ गया है? कहाँ गया है? टेट्राहेड्रल में। अब बताओ टेट्राहेड्रल कितने एटम की मदद से बनता है? टेट्राहेड्रल कितने एटम की मदद से बनता है? 4 से। अरे नाम है टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 ना होता है, तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही ना होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इस कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो, इज 4। और याद रखो ऑक्टाहेड्रल इज 0। ऑक्टाहेड्रल इज वैकेंट। समझ में आ रहा है? सारे ऑक्टाहेड्रल क्या होंगे? खाली रहेंगे। अब याद करो NaCl में क्या था? याद करो, सारे ऑक्टाहेड्रल भरे हुए थे, टेट्राहेड्रल पूरा खाली था। बोलो ना यार।
और यहाँ सारे ऑक्टाइडल खाली हैं और टेट्राहेड्रल पूरा नहीं भरा, आधा। कैसे? अल्टरनेट। तो अगर आपके कंपटीशन में आएगा कि बताओ कि किस स्ट्रक्चर में, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा किस कंपाउंड के अंदर अल्टरनेट टेट्राहेड्रल भरता है, तो याद रखेंगे ZNS में होता है ये बच्चों। इसको नोट डाउन करें बच्चों। और आज हम लोग इतना ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसके बाद जो है जो स्ट्रक्चर आएगा वो थोड़ा टिपिकल है, तो इसको नोट डाउन करके आप लोग है ना क्लास ओवर करेंगे बच्चों।